Good afternoon, students. Today our subject is C11D Guidance and Counseling for BA second year, and the topic is types of counseling. There are so many types of counseling in our guidance and counseling subject. This is one type. And types of counseling: number one, directive counseling. Then non-directive counseling, eclectic counseling, clinical counseling, psychological counseling, student counseling, parent counseling, career counseling, placement counseling, marriage counseling, short-term counseling, long-term counseling, etc. हमारा जीवन में आने वाले हर समस्या को लेके हर स्टेप में जो जो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ता है वही काउंसलिंग का टाइप किया गया है। उनमें से 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स है। जो इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, नंबर 1 है डायरेक्टिव काउंसलिंग, नंबर 2 नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नंबर 3 इक्लेक्टिक काउंसलिंग। दिस 3 टाइप्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग या निर्देशात्मक परामर्श। निर्देशात्मक परामर्श का फादर E.G. विलियमसन। ही इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग। थॉट ऑफ as one of the fathers of counseling, expanded counseling beyond its vocational orientation into other areas. vocational orientation जब तक जिस टाइम तक नहीं होगा तब तक के काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आगे भी हम इसके ऊपर पढ़ेंगे जो कैरियर के ऊपर चर्चा भी करना है। हिज कंट्रीब्यूशन लेड टू कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग दैट वी नाउ हैव टुडे। फॉर एग्जांपल द स्कूल काउंसलर, द कैरियर काउंसलर एक्सेट्रा। ये एक टाइप ऑफ काउंसलिंग, निर्देशात्मक काउंसलिंग, निर्देशात्मक परामर्श, जिसमें सखा को कौन समझा रहे? श्री कृष्ण जी सखा अर्जुन को समझा रहे, काउंसलिंग कर रहे, उनको परामर्श दे रहे, उनको एडवाइस दे रहे। डायरेक्टिव काउंसलिंग ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, क्योंकि इसमें काउंसलर डायग्नोसिस करने के बाद किसको ना काउंसली को डायग्नोसिस करने के बाद फिर प्रिस्क्रिप्टिव मेजर्स होता है। जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद रोग के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करता है, आपको ये दवा लेके आपका रोग का निदान करना है। इसी तरह इस टाइप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग टाइप में काउंसलर भी काउंसली को डायग्नोसिस करता है। आफ्टर डायग्नोसिस he prescribes some suggestions to eradicate the problem. Then E.G. Williamson is the chief exponent of this viewpoint. It is counselor-centered approach in which the counselor directs the client or the counselee to take steps in order to resolve his or her problems and conflicts. Likewise, a doctor, he or she cannot solve his or her problems for lack of information and experience. जिसके पास इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस नहीं होगा वो काउंसलर नहीं बन सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द assumption that the client needs help from the counselor. दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग में काउंसली काउंसलर से हेल्प रेंडर करता है। In directive counseling, the counselor plays an important role and he or she tries to direct the thinking of the counselee by informing, explaining, interpreting and advising. जो पहले भी मैंने बताई थी, आज ए डॉक्टर काउंसलर डायग्नोसिस करता है, बाकी में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो उसको सॉल्यूशन बताता है। जिस सॉल्यूशन ओनली बताता है वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करता है खुद काउंसलर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके वो समस्या का निदान करता है। इम्पोर्टेंस इज गिवन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट रादर देन इमोशनल एस्पेक्ट। इसमें इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि इमोशनल आवेग के ऊपर नहीं दिया जाता है।
इधर फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग का विशेषता क्या है? डायरेक्टिव काउंसलिंग में attention mostly goes to the solution of the problem. Client make the decision and counselor see whether the decision keeping with diagnosis. पहले भी मैंने बताई थी जे काउंसलर एज ए डॉक्टर डायग्नोसिस करिवो प्रॉब्लम को मेडिसिन से प्रेस्क्राइब करिवो, किंतु मेडिसिन यहाँ तो मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे केवल वो सजेशन प्रेस्क्राइब करेगा। सी सजेशन को खुद काउंसलर अपने ऊपर प्रयोग करेगा। उसको केवल देखना है, काउंसलर को केवल देखना है वो डिसीजन उसके प्रॉब्लम के अनुसार है या प्रॉब्लम से बाहर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टिव टाइप ऑफ काउंसलिंग। Steps in directive counseling. E.G. Williamson has given 6 steps of directive counseling. Directive counseling में काउंसलर जो 6 steps को फॉलो करता है, नंबर 1 एनालिसिस, अंडरस्टैंड द क्लाइंट। जब तक क्लाइंट को नहीं समझेगा वो कैसे देगा, फिर उसके बाद उसको सिंथेसाइज करेगा या समराइज करेगा उसका पूरा प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस में क्या उसका स्ट्रेंथ है वीकनेस को फाइंडिंग करेगा, फिर उसके बाद प्रोग्नोसिस होगा, प्रेडिक्ट करेगा जे क्या हो सकता है। देन काउंसलिंग स्टार्ट, फिर देन फॉलो अप। काउंसलिंग, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग, देन फॉलो। जो उसको मिला है उसको देखेगा काउंसलिंग कैसे अपने ऊपर इसको प्रयोग करता है। Then merits, it is less time consuming, hence this method can be adopted when an early solution is required. इसमें कम समय लगता है, कम समय लगेगा क्योंकि इसमें the focus is only on the counselor. काउंसलर जो कहेगा that is final. काउंसलर को यहाँ ज्यादा मायने नहीं रखा जाता है। This is counselor centered counseling, इसलिए इसको कम समय लगता है। दिस मेथड इज बेस्ट लेस मैच्योर्ड एंड लेस इंटेलिजेंट क्लाइंट इंटरेक्ट विथ एन एक्सपीरियंस्ड काउंसलर। इसमें काउंसलर केवल काउंसलिंग के साथ ही इंटरेक्शन करता है। इसको हम लोअर लेवल में भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा रोल काउंसलिंग का नहीं रहता है। इन दिस मेथड द काउंसलर बिकम्स रेडीली अवेलेबल टू हेल्प द क्लाइंट which makes the client very happy. जब काउंसलर ओनली मीट्स विद द क्लाइंट और क्लाइंट उसके साथ काम करता है, क्लाइंट के ऊपर वो कुछ थोपता नहीं है, इसीलिए क्लाइंट और काउंसलर बोथ आर वेरी हैप्पी। दोनों बहुत खुशी अनुभव करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। एवरी सिस्टम हैज डीमेरिट्स, इसका भी कुछ डीमेरिट्स है। In directive counseling, the client never becomes independent of the counselor. So, it is not an effective or best guidance. इसमें क्या समस्या है कि जब हम क्लाइंट को साथ लेके नहीं चलते हैं, काउंसलर इसमें होता है, काउंसलर सेंटर्ड इसको कहा गया है। मेन फोकस काउंसलर का ही रहता है, वो केवल उसको साथ लेके ही चलता है बट उसका कोई एक्टिव रोल नहीं रहता है, इसीलिए इट इज नॉट सो इफेक्टिव। और इसको हम बेस्ट टाइप ऑफ गाइडेंस में भी, काउंसलिंग में भी नहीं ले सकते हैं। द पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज नॉट रिस्पेक्टेड, इट लीड्स टू न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। एक बंदा के पास समस्या है, आप उसके समस्या को सुनते तो है बट उसके साथ वो समस्या के बारे में चर्चा नहीं करोगे, उसके पास इतना क्लोज रिलेशन नहीं बनाओगे, तो वहाँ पे उसको एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा। वो सोचेगा, कभी कभी आप भी आपके लाइफ में देखते होंगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अगर आपको नहीं पूछता है आपके साथ समस्या क्या है, आपको वाकई में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो ध्यान से नहीं सुनता है तो आपको एक डिलेमा आपके मन में आ जाता है। डॉक्टर तो मुझे सही से पूछताछ नहीं किया, सही से मुझे देखा नहीं और मेरे को डायग्नोसिस भी नहीं किया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ,
तो इसमें मेरा कैसे ठीक होगा। कभी कभी ये जो द्वंद्व अपने मन में आ जाता है, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। वो तो उसके पास समस्या था क्लाइंट के पास, इसीलिए वो काउंसलर के पास गया, बट काउंसलर केवल अपना ही काम किया, इसको नहीं सुना, इसको सही से नहीं देखा कि इसके साथ चर्चा भी नहीं किया, तो उसको एक आइसोलेशन टाइप का लगा और वो उसके अंदर एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जिसको हम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। It will not help the individual to develop any attitudes through his own experiences. ये इंडिविजुअल को भी कैसे हेल्प कर पाएगा, जैसे अपना ओन एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। कभी कभी कोई भी फील्ड में आप काम करते करते अपना भी एक ओन आइडिया एक्सपीरियंस आ जाता है, बट यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। काउंसलर जो कहेगा वही फाइनल है, और काउंसलर जो सजेशन देगा, जो प्रिस्क्रिप्टिव मेजर देगा, उसी को ही केवल वो अपने ऊपर, क्लाइंट अपने ऊपर प्रयोग करेगा। उसका कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ना उसका कोई फ्रीडम नहीं है। इसलिए ये भी मेन डिमेरिट है इसका। द काउंसलर फेल्स इन सेविंग द क्लाइंट टू कमिट द मिस्टेक्स इन फ्यूचर। इस काउंसलर यहाँ फेल्स होगा, क्लाइंट्स के पास जो मिस्टेक होगा, क्योंकि उसका रापो नहीं बना, कि उसका जो फॉलो प्रोग्राम है वो इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा जब दोनों के बीच में इंटीमेसी नहीं है, दोनों के बीच में क्लोजनेस नहीं है, दोनों के बीच में फ्रेंडलीनेस नहीं है, तो ये सारी समस्या इसमें आएगा। उसको मानो उसने तो एक प्रिस्क्रिप्टिव मेजर दे दिया, बट वो प्रिस्क्रिप्टिव मेजर को अपने ऊपर प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद हो सकता है उसके साथ कोई दूसरा प्रॉब्लम होएगा, जो दूसरा प्रॉब्लम होगी वो काउंसलर के साथ डिस्कस नहीं कर पाएगा। जब डिस्कस नहीं कर पाया तो वहीं से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया और एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। जो प्रॉब्लम तो एक पहले था जिसलिए वो काउंसलर के पास गया था, लेकिन काउंसलर उसको सुइटेबल नहीं हुआ। क्यों सुइटेबल नहीं हुआ? ये डायरेक्टिव टाइप हो गया। इसमें केवल काउंसलर जो कहेगा उसको करेगा कौन? ना क्लाइंट। और क्लाइंट करने के टाइम पे उसको जो जो समस्या आ रहा है वो समस्या को जब वो काउंसलर के साथ शेयर नहीं कर पाया तो वहां के दूसरा समस्या खड़ा हो गया। एक समस्या तो सॉल्व नहीं हुआ था, फिर उसके साथ दूसरा समस्या खड़ा हो गया। इसीलिए दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग को कोई इतना प्रीफर नहीं करते हैं। छोटे बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। छोटे बच्चों को हम कह सकते हैं इसमें, मान लीजिए पेरेंट काउंसलिंग है। पेरेंट काउंसलिंग भी वन टाइप ऑफ डायरेक्टिव में भी आप ले सकते हैं। उन्होंने आके आपको अपना बच्चा क्या समस्या के बारे में बताया, तो समस्या को काउंसलर ने सुनने के बाद वो फिर कुछ प्रिस्क्रिप्टिव मेजर बताए। उन्होंने तो सुन लिए, लेकिन बच्चा के साथ, बच्चा यहाँ कौन है? क्लाइंट है बच्चा कुछ नहीं, पेरेंट आके बताए। पेरेंट बताने के बाद फिर वो प्रिस्क्रिप्टिव मेजर जो दिए, पेरेंट ने जितना सुन के गए वो कितना और कैसे लेके बच्चा के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किए, वो पेरेंट ही जाने, बच्चा जाने। वो सेकेंड टाइम उनके साथ शेयर हो पाया क्या? नहीं हो पाया काउंसलर के साथ। तो जब नहीं हो पाए एक मेन टाइप ऑफ डिमेरिट्स में आ जाएगा। देन काउंसलिंग इज डिपेंडेंट। इसमें काउंसलिंग डिपेंडेंट हो जाता है, उसका इंडिपेंडेंटनेस नहीं रहता है, ऑटोनॉमी नहीं रहता है, फ्रीडम नहीं रहता है, उसको कोई स्वाधीनता ही नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है। तो ये इसका मेन टाइप ऑफ डिमेरिट्स में आ जाएगा। लीड टू न्यू एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑल्सो, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। एक समस्या का समाधान करने के लिए वो आया, बट विद लैक ऑफ शेयर विद द काउंसलर अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट्स। एक समस्या समाधान के लिए आओगे, जब काउंसलर के साथ शेयर नहीं कर पाओगे तो दूसरा टाइप ऑफ समस्या आ जाता है। एटीट्यूड नॉट डेवलप बाय ओन एक्सपीरियंस। और एक समस्या क्या है? जब स्कोप नहीं मिलता है क्लाइंट को तो एटीट्यूड भी डेवलप नहीं कर पाएगा ओन एक्सपीरियंस का, क्योंकि करने के उसको इतना लिबर्टी नहीं है ना, इतना स्वाधीनता नहीं है, जो उतना स्वतंत्र क्लाइंट नहीं है अपने अंदर आने वाले जो समस्या या आने वाले एक्सपीरियंस को शेयर कर सके काउंसलर के साथ।
क्लाइंट कॉमिट्स मिस्टेक्स इन फ्यूचर, जब वो शेयर नहीं कर पाता है, उसके ऊपर कोई दूसरा डिसीजन नहीं ले सकता है, तो दूसरा मिस्टेक तो आ सकता है। कोई भी हम करेंगे उसमें मेरिट से डिमेरिट से, उसमें कुछ फॉल्ट्स भी है, उसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, तो वो मिस्टेक्स का कोई रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन का चांस भी नहीं रहता है। तो इससे हमें ये जानने को मिला डिडक्टिव टाइप ऑफ काउंसलिंग में डिडक्टिव मेन फोकस काउंसलर के ऊपर जाता है। दिस इज काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। इसमें क्लाइंट का कोई रोल नहीं रहता है। जो काउंसलर सजेस्टिव मेजर देता है उसको लेके क्लाइंट अपने समस्या के ऊपर प्रयोग करता है। समस्या के ऊपर प्रयोग करने के टाइम पे कोई भी समस्या हो, वो समस्या को भी वो काउंसलर के साथ शेयर नहीं कर पाता है, जो कि उसका मेन डिमेरिट है। और इस टाइप ज़्यादा बेटर छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि छोटा बच्चा तो शेयर नहीं कर पाएगा ना उसके साथ, काउंसलर के साथ। उसके लिए उसका मदर या फादर ये आके बात करते हैं, और काउंसलर जो कहता है उसको लेके फिर वो अपने बच्चे के ऊपर प्रयोग करते हैं। मिस्टेक फ्यूचर में फिर जब आता है, फिर अपर उसका हायर स्टेज में जब कोई अच्छा काउंसलर या अच्छा स्कोप रहता है इस रिलेटेड, फिर उनके साथ बात करने के बाद हो सकता है उसमें उसका सुधार हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।